नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। संध्या धागे को दांत से काटती हुई धीरे से बोली, माँ अभी बाबूजी तो आए नहीं। जानती हूँ मुफ्त में लोगों का इलाज करने वाले तेरे बापूजी को समय का और अपने खाने पीने का ध्यान ही कहाँ रहता है। तुम्हारा साथ देने को मैं तो हूँ। तुम्हें बाबूजी की प्रतीक्षा में भूखा मरने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना उत्तर दिए संध्या पूर्व तक काम करने लगी। चिंतित माँ ने पूछा, क्या सिल रही है, कुछ पता तो चले। संध्या अनिच्छा से अस्पष्ट स्वर में बोली, कुछ नहीं, केवल 2 बटन टाँक रही थी। पता है, पिता की चिंता करने वाली बेटी जो ठहरी, इसीलिए मैं अपनी धोती की बात ही नहीं करती। पिता की किस कमीज का बटन टूट गया है, किस धोती का पल्लू फट गया है और किस कपड़े में दाग लग गया है तथा कौन से जूते गंदे हो गए हैं, इन सब की चिंता जितनी तू करती है वैसी तो शायद किसी दूसरी लड़की का मिलना दुर्लभ ही होगा। किंतु मैं पूछती हूँ कि अपने बाबूजी की देखभाल के अलावा तुझे और भी कुछ करने को है या नहीं। संध्या हंसती हुई बोली, माँ बाबूजी तो इन सब त्रुटियों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। ध्यान तो तब दें जब उन्हें लोगों का मुफ्त इलाज करने से फुर्सत मिले। अच्छा ये बता कि क्या दूल्हे की पत्नी और पुत्री चली गई हैं? माँ क्या उन्हें ये मोहल्ला छोड़कर जाना नहीं था? किस समय गई? क्या लोगों को छूकर और उनकी जाति धर्म आदि बिगाड़ कर गई या नहीं? अरे क्या तू उठेगी नहीं जो फिर से सीने पर रोने में जुट गई है? माँ तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। इस बीमारी में भी तुम्हें जो ठीक लगे वही कर। बेटी मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बाबूजी को कुछ कहना बेकार समझती हूँ। मैं तो इस घर से तंग आ चुकी हूँ और सास के पास काशी जाने की सोच रही हूँ। जगत धात्री क्रोध से भरी ये कहती हुई पीतल का कलश उठाकर पीछे से तालाब से पानी भरने चल दी। संध्या सिर झुकाकर धीरे से मुस्कुरा दी। माँ की बात का उसने उत्तर ही नहीं दिया। उसकी सिलाई समाप्त हो चुकी थी, अतः वह सुई धागा आदि समेटकर किसी डिब्बे में रख रही थी कि उसे पिता के आने का पता चला। घर में प्रवेश करते प्रियनाथ के एक हाथ में दवाइयों का बक्सा था और दूसरे हाथ में होम्योपैथिक दवाइयों से संबंधित पुस्तकें थीं। घर में घुसते ही वे उच्च स्वर में बोले, बेटी जरा दवा के बक्से को थामना। क्या करूं क्या न करूं समझ में नहीं आता। मेरी तो जान ही मुसीबत में फंसी है। झटपट उठ खड़ी हुई संध्या ने पिता के हाथ से पुस्तकें लेकर एक ओर रख दी। बरामदे में पहले से बिछी चटाई पर अपने पिता को बिठा दिया और पंखे से हवा करने लगी। पिता के स्वस्थ हो जाने पर वो बोली, बाबूजी आज इतनी देर क्यों लगा दी? देर क्या कहती हो? मुझे तो नहाने धोने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। जिस रोगी के पास नहीं जाता वही नाराज हो जाता है। असल में रोगी का विश्वास है कि प्रियनाथ की औषधि से ही उनका रोग निवृत्त हो सकता है। ये विश्वास भले ही सच्चा हो अथवा झूठा, किंतु है तो सही। फिर प्रियनाथ मुखर्जी तो एक है, 4-6 तो नहीं, जो सबके पास एक साथ जा सके। मैं अपने रोगियों से नंद मित्तिर के पास जाने के लिए कहता हूँ। भले ही वो निपुण न हो तो भी प्रैक्टिस तो करता है, किंतु सबका एक ही उत्तर होता है, मुखर्जी धन्वंतरी को छोड़कर किसी दूसरे के पास भला कौन जाए। अब मैं उन्हें भला क्या ही कह सकता हूँ। मज़े की बात यह है कि नुस्खे को भी कोई रोगी याद नहीं करता। प्रतिदिन मुझे सभी रोगियों के लिए बार बार सिर खपाना पड़ता है। नुस्खे को याद रखना भी तो आसान नहीं होता, अन्यथा सभी लोग डॉक्टर न बन जाते। संध्या बोली, बाबूजी सब ठीक है, अब कोट कमीज उतार कर सहज हो जाइए। उतारता हूँ बेटी, पहले आज की बात तो सुन। पट्टे ने बिना सोचे समझे रोगी को पल्स टिला दे डाला। प्रैक्टिस करने पर भी पट्टे ने इस दवाई के प्रभाव के बारे में विचार नहीं किया। रोगी को मुझे संभालना पड़ा। अब पुस्तक देखकर तो इलाज नहीं किया जाता, कुछ कंठस्थ भी किया जाता है, कुछ बुद्धि और कुछ अनुभव से भी काम लिया जाता है। संध्या बेटी जरा पुस्तक खोल, मैं तुझे पल्स टिला के संबंध में जो लिखा है पढ़कर सुनाता हूँ। बाबूजी आपको सब कंठस्थ है, पुस्तक खोलकर देखने की क्या आवश्यकता है? आपके खा पी लेने के बाद ही अब मैं आपसे बात करूँगी। कंठस्थ होने की बात तो ठीक है, फिर भी पुस्तक दिखा तो सही। नहीं, बहुत देर हो गई है,
पहले तेल मालिश करा लो, नहीं तो माँ आकर बिगड़ेगी। कहकर संध्या ने उचक कर देखा कि माँ नहा कर आ तो नहीं रही। इसके बाद पिता के मना करने पर भी वो प्याली में तेल लेकर उनके पैरों में लगाने लगी। अपनी धुन में खोए मुखर्जी बोले, बेटी जरा रुक जाती तो पुस्तक देख लेता। संध्या, देख लेना, वो बूढ़ा हरगिज नहीं बचेगा और फिर मैं हरामजादे प्राण को जेल भिजवा कर रहूंगा। उस साले का काम ही मेरे रोगियों का बहकाना है। पंचा के चाचा को मैंने सोच समझकर औषधि दी और मेरे पीछे प्राण उसके पास पहुंचकर उससे बोला, देखूं क्या औषधि दी है प्राणनाथ ने। संध्या ने क्रुद्ध होकर पूछा, फिर क्या हुआ? प्रियनाथ अत्यंत उत्तेजित स्वर में बोले, साला पाजी हरामी गधा मेरी दी हुई दवा को गटागट पीकर बोला, ये दवा थोड़ी ही है, ये तो पानी है, इससे रोग थोड़े ही मिटता है। अब मैं तुम्हें दवा देता हूँ, प्रियनाथ पी कर दिखाए। असल में उसने रोगी को कैस्टर ऑयल दे दिया था। रोगी ने मुझे ललकारा, आप प्राण की दवा पीकर तो दिखाओ। घबराई हुई संध्या ने पूछा, कहीं आपने दवा पी तो नहीं ली? नहीं बेटी, किंतु इस प्राण के कारण दोपहर तक भटकता रहा, किंतु एक भी रोगी मेरे पास नहीं भटका। मैं इस साले पर अवश्य मुकदमा ठोकूंगा। क्रोध और दुख के कारण संध्या की आंखें गीली हो गईं। वो अपने भोले भाले पिता को इस संसार के आघातों, उत्पातों और उपद्रवों से बचाना चाहती थी। अतः वो कोमल, मधुर और शांत स्वर में बोली, बाबूजी, यदि रोगी आपकी दवा नहीं लेना चाहते तो आपको इस गर्मी में गली गली भटकते फिरने की क्या आवश्यकता है? क्या आपको मालूम नहीं कि आपके घर पर न होने के कारण घर से कितने रोगी निराश लौट जाते हैं? संध्या के इस कथन में 1% भी सत्य नहीं था। गांव के दीन दुखी घर पर दवा लेने आते हैं तो संध्या के पास ही आते हैं। उन्हें शायद प्रियनाथ के डॉक्टर होने की जानकारी ही नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि संध्या द्वारा दी गई दवा अचूक सिद्ध होती है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि रोगी प्रियनाथ के घर पर न होने की पक्की जानकारी के बाद ही संध्या के पास आते हैं, किंतु पिता की प्रसन्नता के लिए उसे मिथ्या भाषण में कोई संकोच नहीं। प्रियनाथ से संध्या के कथन को सत्य मान लिया और परेशान होकर बोला, हाँ, निराश लौट गए? कौन थे वे? क्या नाम था उनका? किस समय आए थे और किधर चले गए? क्या तुमने उन लोगों से उनका नाम धाम कुछ पूछा था? अपने आप को लज्जित अनुभव करती हुई संध्या बोली, बाबूजी, हमें किसी का उससे नाम धाम पूछने की क्या आवश्यकता है? जिसे गरज होगी वो लौट कर आएगा। तुम लोगों की इस मूर्खता से तो मैं परेशान हो गया। यदि उनका नाम धाम पूछ लिया होता तो तुम लोगों की क्या हानि हो जाती? मैं अभी उनके पास पहुंच जाता और मेरी दवा की एक ही खुराक से उनका रोग दूर हो जाता। संध्या तेल मलने में लगी रही और कुछ न बोली। प्रियनाथ ने पूछा, क्या वे फिर किसी समय आने को कह गए हैं? शायद शाम को आए। शायद? तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। मान लो बेचारे किसी कारण ना आ सके और फिर विपिन के हत्थे चढ़ गए। बदमाश पाजी, प्राण भी तो मेरे रोगियों को फंसाने में लगा रहता है। कहीं इन दोनों को तो टूह नहीं लग गई? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या घर में मुट्ठी भर चना चबेना नहीं था? उन रोगियों को खाने को देकर रोक लिया होता। जब तक मैं स्पष्ट निर्देश ना दूं, किसी को कुछ सूझता ही नहीं। कोई अपनी बुद्धि से काम लेता ही नहीं है। अरे कौन झांक रहा है? भीतर चले आओ भाई। अरे राममय, ये क्या, तुम तो लंगड़ा रहे हो। प्रियनाथ के स्नेह और सम्मान से प्रभावित एक अधेड़ आयु का किसान भीतर आंगन में उपस्थित हुआ। वो बड़ी बेपरवाही से बोला, डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम अपने लंगड़ाने को कुछ होना समझते ही नहीं। संध्या, तेल मलना छोड़, ये अर्णिका का केस है। राममय, तुम्हें रोग की गंभीरता को समझना चाहिए। प्रियनाथ के पांव दिखाने के आदेश पर राममय ने करुण दृष्टि से संध्या की ओर देखते हुए कहा, दीदी, कल गिर गया था और पैर में मोच आ गई थी। संध्या की ओर देखकर प्रियनाथ बोले, मैंने पहली दृष्टि में बता नहीं दिया था कि ये अर्णिका का मामला है? अच्छा भाई, बताओ कि तुम गिरे कैसे? दरवाजे के पास के पतनाले के ऊपर वाले तख्ते को लड़कों ने हटा दिया था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अनमना सा उसमें गिर पड़ा और मूंछ आ गई। प्रियनाथ अनमना शब्द को मानव स्वभाव का अंग बताकर उसकी शास्त्रीय व्याख्या करने में जुट गया और फिर पूछा, इसके बाद क्या हुआ? महाराज, फिर क्या होना था? उसी समय से दर्द से बुरी तरह कराह रहा हूँ। धरती पर पैर नहीं रखा जा रहा।
संध्या बोली, बाबूजी बहुत देर हो गई है, रोगी को अर्निका देकर चलता करो। प्रियनाथ बोले, संध्या बेटी धीरज रख, केस पूरी तरह समझने तो दे। नुस्खा निश्चित करना क्या मजाक है? जल्दबाजी की तो बदनाम हो जाऊंगा। हाँ भाई, इस समय दर्द कैसा है? बड़े जोर की टीस उठती है। मैंने ये नहीं पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि किस ढंग का दर्द है। घिसने जैसा, मलने जैसा, सुई चुभने जैसा, या फिर बिच्छू के काटने जैसा? कुनकुन करता है या झनझनाता है? जी हाँ महाराज, झनझन करता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? दर्द के मारे बुरा हाल है। क्या कहा? मरे जाते हो? और नहीं तो क्या, लंगड़ा कर चलता हूँ, धरती पर पाँव नहीं धरा जाता। ये मरना नहीं तो क्या है? शैतान लड़के न बात सुनते हैं, न ही मनाही मानते हैं। उस तख्ते से खेलते हैं। किसी और दिन फिर से गिर गया तो उठ नहीं पाऊंगा। अब बहुत पूछताछ हो चुकी, मुझे काफ़ी काम है, दवा दीजिए ताकि मैं चलूं। संध्या बोली, बाबूजी 2 बूंद अर्निका दे दूं? हंसकर प्रियनाथ ने कहा, अरे नहीं बेटी, ये अर्निका का केस नहीं है, विपिन शायद यही दवा देता। ये तो एकोनाइट का केस है, इसे 4 बूंद एकोनाइट दे दो। आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़कर संध्या बोली, एकोनाइट? हाँ बेटी, इसे मरने का डर है, अतः मुझे यही दवा ठीक लगती है। महात्मा हेरिंग कहते हैं रोगी का इलाज करना चाहिए, मृत्यु भय को मिटाने की दवा एकोनाइट है। विपिन हरामजादा इस अंतर और गहराई को क्या समझेगा? फिर भी हरामजादा स्वयं को कविराज समझता है। राममय, होशीशी लेकर संध्या के साथ जाओ। इस दवा को 2-2 घंटे के बाद केवल 4 बार लेना। यदि प्राण दवा दिखाने को कहे तो उसके हाथ में शीशी बिल्कुल न देना। वो बदमाश दवा पी जाएगा और खाली बोतल में दवा के नाम पर अरंडी का तेल भर देगा। उफ, पेट में मरोड़ उठ रहा है। संध्या राममय को दवा देने के लिए खड़ी हुई तो पिता के मुंह से पेट में मरोड़ उठने की शिकायत सुनकर बोली, लगता है कि आपने सारा कैस्टर ऑयल पी लिया है। नहीं बेटी नहीं, पहले लोटा तो पकड़ा। संध्या ने दृढ़ स्वर में पूछा, बाबूजी आप सच सच क्यों नहीं बताते? अरे छोड़ इस बहस को, पहले लोटा पकड़ा। लोटा उठाकर वे घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। राममय ने संध्या से दवा देने का अनुरोध किया। वो बोला, जीजी अपने पिताजी वाली दवा रहने दो, अभी अर्निका की 2 बूंदें ही दे दो। संध्या बोली, तुम क्या समझते हो कि मैं पिताजी से कुछ अधिक जानती हूँ? लज्जित होकर राममय बोला, मैं यह नहीं कहता, किंतु मुखर्जी बाबू की दवा तेज होती है। घर में बेटे को कल से दस्त लगे हैं। बाबूजी की दवा लेने के बाद से ही मैं जाते ही उसे भेज दूंगा। संध्या अच्छा कहकर राममय को बगल वाले कमरे में ले गई। ठाकुर द्वारे के लिए तालाब से मटका भरकर लौटी जगतधात्री ने मटके को रखकर क्रुद्ध स्वर में आवाज दी, संध्या, अरे ओ संध्या। कमरे से संध्या ने उत्तर दिया, आती हूँ माँ। जगतधात्री बोली, अरे तेरे बाबूजी अभी लौटे या नहीं? नहीं लौटे तो क्या आज भी ठाकुर जी की पूजा बंद रहेगी? बाहर आकर संध्या बोली, बाबूजी तो काफी देर से आ गए हैं। तो फिर तालाब पर क्यों नहीं दिखे? संध्या अपने पिता का स्वभाव जानती थी कि वे दौड़कर किधर चले गए हैं, किंतु कुछ सोचकर बोली, हो सकता है कि वे आज नहाने के लिए नदी पर चले गए हों। काफी देर हो गई है, अब तो लौटने वाले ही होंगे। जगतधात्री को विश्वास नहीं आया। वो और भी अधिक उत्तेजित हो उठी और क्रुद्ध स्वर में बोली, तुम्हारे पिताजी से तो मैं बेहद परेशान और तंग आ चुकी हूँ। मेरी सहन शक्ति चुक गई है। अब उन्हें कहो या तो वे कहीं चले जाएं, नहीं तो मैं ही कहीं चलती बनूंगी। कितनी बार कहा था कि पुजारी जी आज नहीं आएंगे, अतः जल्दी से आ जाइएगा, किंतु इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बेटी सोच, अभी तक ठाकुर जी का स्नान नहीं हुआ। जानती है इन्होंने कल क्या किया? विराट नाई का सारा ब्याज माफ कर दिया और मूल के चुकता होने की रसीद लिख दी। घबराती हुई संध्या ने पूछा, माँ तुम्हें कैसे पता चला? जगतधात्री बोली, भौजाई के साथ तालाब पर नहाने आई विराट की बहन ने बताया है। संध्या हंसकर बोली, माँ सुना है कि भाई बहन का झगड़ा चल रहा है, तुम्हें भड़काने के लिए लड़की ने झूठ बोल दिया होगा। रुष्ट हुई जगतधात्री बोली, संध्या तू सभी मामलों में अपने पिता का बचाव क्यों करती है? सारी बात सुन। घर में किसी के बीमार होने की झूठी बात बोलकर विराट नाई तेरे पिता को बुला ले गया। इन्हें धनवंतरी कह इनकी खूब आप भगत की। जमींदार और दानवीर कर्ण कलयुग का बलि कह कह कर इन्हें फुला फुला कर कुप्पा बना दिया
उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर ये लोटपोट होते जा रहे थे। बस उसने मौका देखकर विनती की और फिर क्या था, जोश में आकर उन्होंने उसका मनचाहा कर दिया। पति के ऐसे पागलपन को देखकर गले में गागर बांधकर नदी में डूब पड़ने का मन करता है। आजकल तो इनकी बेपरवाही की हद हो गई है। अब बेटी तू ही बता कि इस स्थिति में मैं किस प्रकार घर गृहस्थी चला सकती हूँ। संध्या ने पूछा, माँ विराट पर कितना ऋण था? ठीक से तो मैं भी क्या जानूं, फिर भी 10-12 रुपए से कुछ अधिक ही होंगे। इन्हें लुटाने में कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है। इसी बीच गीली धोती पहने आकर प्रियनाथ संध्या से अंगोछा देने को चिल्लाने लगे। इसके बाद ही वो संध्या को किसी रोगी के लिए कोने में पड़ी एक विशेष औषधि लाने को भी कहने लगे। धधकती आग की तरह क्रुद्ध जगतधात्री बोली, मैं तुम्हारे इस बक्से को कूड़ेदान में फेंकती हूँ। ससुर के अन्न पर पलते हो और स्वयं को जमींदार कहते हो। तुम्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विराट नाई का ऋण छोड़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? किसकी अनुमति से तुम दूल्हे दोम को इधर बसाने को ले आए हो? क्या तुमने हाड़ मास जलाने का पक्का इरादा कर लिया है? इससे अच्छा तो ये है कि या तो मुझे नदी में धक्का दे दो या फिर तुम इस घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकती। संध्या उच्च और तीखे स्वर में बोली, माँ क्या ये दोपहरी बातें करने का समय है? थोड़ा सोच विचार तो कर लिया करो। जगत धात्री भी उसी तलखी से बोली, क्या तेरा बाप कभी सवेरे दिखाई देता है? जब आता इसी समय है, तो फिर सच झूठ इसी समय तो कहूँगी। अपने पिता से कह दे कि ठाकुर जी की पूजा करके कुछ खा पी ले और फिर इस घर से चलता बने। मैं इसे सारी उम्र बिठाकर खिलाने का ठेका नहीं ले सकती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सह सकती, बिल्कुल नहीं सह सकती। वो कहती हुई जगत धात्री की आंखों से आंसू टपकने लगे और वो अपने कमरे में चली गई। प्रियनाथ ने अपनी सफाई में कहा, क्या उस नाई के बच्चे से बहुत कहा कि ज़मींदार होने का मतलब इतने सारे रुपए छोड़ देना थोड़े ही होता है, किंतु मेरी सुनता कौन है? वो तो मेरे पैरों से लिपट गया और छोड़ता ही नहीं था। मैंने भी सोचा कि इसके पास जब खाने के लिए दमड़ी तक नहीं है तो फिर इस ऋण का भुगतान कहाँ से करेगा? मैं उसे अमुक औषधि। रोती बिलकती संध्या ने टोका, बाबूजी आप माँ से परामर्श किए बिना ऐसे निर्णय लेते ही क्यों हो? मैं कुछ ना करने का निश्चय करता तो हूँ, किंतु जब देखता हूँ कि प्रियनाथ द्वारा कुछ किए बिना गाड़ी आगे सरकती ही नहीं, तो मैं मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। पूरी बात सुने बिना संध्या सूखी धोती और अंगोछा पिता को सौंपती हुई बोली, बाबूजी अब और देर मत करो, जल्दी से ठाकुर जी की पूजा कर लो, मैं अभी आती हूँ। संध्या अपने कमरे में आ गई और सिर पोंछते हुए प्रियनाथ ठाकुर जी के कमरे में चल दिए। इस बीच पेट में फिर ऐंठन की शिकायत करते हुए वो प्राण की दवा पीने के लिए पछताने लगे। जगत धात्री और संध्या के सामने रासमणी गोलक चटर्जी की प्रशंसा के गीत गाते कभी न थकती थी और उन्हें साक्षात धर्मावतार और न्यायमूर्ति बताने में गौरव का अनुभव करती थी। वो प्रातःकालीन पूजा पाठ से निबटकर बैठक में आ गए और नौकर द्वारा रखे हुक्के को गुड़गुड़ाने लगे। आंख मीचकर तंबाकू पीते तोंदिल बाबू ने अचानक भीतर के द्वार खुलने की आवाज़ सुनी तो बोले, कौन? ओट में खड़ी महिला बोली, बिना कुछ खाए पिए क्यों चले आए? क्या मेरी किसी गलती पर रुष्ट हो? गोलक बोले, क्रोध और अभिमान के दिन तो तुम्हारी दीदी के जाने के साथ ही लग गए। अब मुझे किसी पर क्रोध करने का अधिकार ही कहाँ है? इसी के साथ गहरी लंबी सांस छोड़कर वे बोले, आज गोकुल भगवान के तिरोभाव का दिन है, अतः प्रातः उपवास करके सायंकाल को ही मेरा खाना पीना होगा। शाम को भी थोड़ा सा गंगा जल और दूध के सिवा कुछ नहीं ले सकूंगा। इस तरह भगवान के ध्यान में दिन कट जाने में ही मैं अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ। ओट में खड़ी होकर बात करती स्त्री ने द्वार खोलकर निश्चित कर लिया कि कमरे में कोई तीसरा नहीं है। वो भेद खटके भीतर चली आई। ये स्त्री विधवा है, किंतु इसकी आयु अधिक नहीं है और देखने में भी सुंदर एवं आकर्षक है। 24-25 साल की इस युवती ने सफ़ेद रेशमी धोती पहन रखी है। इसने हाथों में कंगन नहीं पहने हैं, किंतु गले में सोने का हार है, जिसके पेंडुलम में उसके इष्ट देव की मूर्ति विराजमान है। यह स्त्री मुस्कुराकर गोलक से बोली, आपको तो सदैव मजाक सूझता है, किंतु आपको ये तो सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे।
मुझे अब सदा के लिए यहाँ तो रहना नहीं है। जिसकी सेवा के लिए आई थी उसे तो भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब मुझे अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी तो करनी है। इसके लिए मुझे अपने गांव लौटना है। गोलक हुक्का गुड़गुड़ाते हुए गंभीर स्वर में बोले, अपनी घर गृहस्थी के लिए रिश्ते नाते की किसी महिला को बलपूर्वक रोक कर नहीं रखा जा सकता है। यदि अपना भाग्य ही फूटा न होता, असमय में गृह लक्ष्मी ही क्यों दगा दे जाती। मधुसूदन मधुसूदन, ठीक है, जाना चाहती है तो चली जाना। बहन की सेवा तुमने जी जान से की है, इसके लिए तुम गांव में दृष्टांत स्थापित कर चली हो। ज्ञानदा चुप रही और गोलक ने धोती के पल्लू से अपनी आंखें पोंछीं और फिर वे चुपचाप हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद वे गंभीर स्वर में बोले, सती लक्ष्मी इतने दिन लेकर आई थी, सो चली गई। उसके लिए दुख करना व्यर्थ है, किंतु मेरी तो घर गृहस्थी उजड़ गई। सारी लड़कियां ससुराल में अपना घर संभाल रही हैं, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता है तो इस छोटे बच्चे की। ये बिना माँ का लड़का कैसे जी पाएगा, इसे कौन संभालेगा, केवल इसी की चिंता है। रूंधे गले से ज्ञानदा बोली, आप इतना अधिक घबराते क्यों हैं? इसकी भी कोई व्यवस्था हो जाएगी। उदास और बुझे स्वर में गोलक ने कहा, यही तो नहीं हो रहा। मधुसूदन मधुसूदन, तुम्हारा ही सहारा है। अब मेरा मन ना तो घर गृहस्थी में और ना ही जमींदारी में रमता है। सब कुछ विष सा लगता है। जितने दिन जीना पड़े व्रत उपवास और भोजन पूजन में बीते, यही एकमात्र इच्छा है। एक समय मुट्ठी भर भात मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, किंतु उस नन्हे का ध्यान आते ही प्राणों पर बन जाती है। मधुसूदन मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा की आंखें भी अश्रुपूर्ण हो उठीं। गोलक की स्त्री उसकी ममेरी बहन होने पर भी सगी बहन जैसी ही थी। दोनों में गहरा अनुराग था। इसी कारण अपनी असाध्य बीमारी में उसने ज्ञानदा को अपने पास बुलाया था और ज्ञानदा भी काम छोड़कर भागी चली आई थी। रुग्णा की सेवा में उसने दिन रात एक कर दिया, किंतु उसे बचा न सकी। मरते समय लक्ष्मी 10 साल के बेटे को अपनी इस बहन की गोद में डाल गई। ज्ञानदा रूंधे गले से बोली, मेरा यहाँ सदा के लिए रहना तो नहीं हो सकेगा। लोग बाग क्या कहेंगे, जरा यह भी तो सोचिए। इस गांव में जब किसी को तुम्हारे विषय में मुंह खोलने की हिम्मत होगी तभी तो कोई कुछ कहेगा। इससे अधिक वे भला क्या कहते और किस प्रकार ज्ञानदा को आश्वस्त करते। स्वयं ज्ञानदा भी इस गांव में गोलक के प्रभाव से भली प्रकार परिचित थी। गोलक आगे बोले, इस गांव में किसी आदमी द्वारा मेरी आलोचना करने का अर्थ होगा अपना राशन पानी समाप्त समझना। अतः यहाँ के लोगों द्वारा कुछ कहे जाने के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत चाहती थी। इसका प्रमाण ये है कि मरते समय वो अपनी संतान तुम्हें सौंप गई। मुझे भी तो सौंप सकती थी। ज्ञानदा अपने आंसुओं को बलपूर्वक रोकती हुई बोली, जीजा जी ये सब तो ठीक है, किंतु आप ये भी तो देखिए कि मेरे बूढ़े सास ससुर जीवित हैं और मेरे सिवा उनकी सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं। गोलक ने बड़ी उपेक्षा से कहा, अरे 13 साल में विधवा हुई, पति को अपनी आंखों से देखा तक नहीं, और अब जब वो जीवित भी नहीं फिर भी उसके माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य की दुहाई देती हो। कैसा कर्तव्य तुम्हारा? छोड़ो इस बेकार की बात को। जीजा जी, पति के न रहने पर जीते जी उनके माता पिता की सेवा करने के कर्तव्य से मुक्त तो नहीं हो सकती। कुछ देर तक चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में गोलक बोले, तो फिर ठीक है, हमें भगवान के भरोसे छोड़कर चली जाओ, किंतु छोटी मालकिन एक बात मत भूलना। छोटी मालकिन संबोधन पर नाराजगी प्रकट करती हुई ज्ञानदा बोली, जीजा जी क्यों आप मेरी खिल्ली उड़वाने पर तुले हुए हो? लोग सुनकर मुस्कुराते हैं। क्या आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकते? ठीक है, नाम लेकर पुकारूंगा। ये कहते हुए गोलक के उज्ज्वल चेहरे पर विषाद की काली छाया घेर आई। एक लंबी आह भरकर स्वयं को सुनाते हुए धीमी आवाज में गोलक बोले, जिसकी छाती दिन रात प्रचंड रूप से धधक रही हो, क्या वो कभी किसी से मजाक कर सकता है? मेरे संबंध में हंसी मजाक की बात करना तो मुझ पर मिथ्या आरोप लगाना होगा। फिर भी कभी कभी, खैर जाने दो, किसी को नाराज करने से क्या लाभ। आज तक जब किसी को भी अप्रसन्न करने से बचता रहा हूं, तो फिर आज ऐसी मूर्खता किस लिए?
मैं जानता हूँ कि जीवन कांटों पर चलना है, विषय भोगों का परिणाम भयंकर है, संसार भी तो दुखों का घर है। हे प्रभु मधुसूदन, मुझे कब अपने चरणों में स्थान दोगे? कब कष्टों से मुक्ति दिलाओगे? बिलखती और आंसू बहाती ज्ञानदा चुपचाप देखती रही। गोलक बोले, देखो ना छोटी मालकिन, लड़की वाले पीछे पड़े हैं। उनका तर्क भी सही है कि 10 साल का बच्चा बिना माँ के कैसे पलेगा? फिर मेरा शेष जीवन भी बिना गृहस्वामिनी के कैसे कटेगा? मेरे बाल सफ़ेद अवश्य हो गए हैं, किंतु ये मेरी बड़ी आयु होने का सूचक नहीं, अपितु दुख शोक की अधिकता के ही सूचक हैं। इसलिए असमय ही सफ़ेद हो गए हैं। मुझे दोबारा बंधन में पड़ना अच्छा नहीं लगता, किंतु बिना इसके निर्वाह भी तो नहीं। मेरे लिए एक ओर खाई है तो दूसरी ओर कुआं है। उदास चेहरे से नकली हंसी हंसती हुई ज्ञानदा बोली, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है, विवाह कर ही लीजिए। अरे तुम क्या कहती हो, इस आयु में विवाह कर लूं? तुम जैसी लक्ष्मी के रहते क्या मैं इस बारे में सोच भी सकता हूँ? हाँ, एक बात है, साली को बिना कोई नाम दिए सदा के लिए घर में रखा भी नहीं जा सकता। तुम्हारी बहन तो तुम्हें अपनी इच्छा बता ही गई है, तुम उसके वचन का मान रख लो। किसी को भीतर झांकते देखकर गोलक ने पूछा, कौन है? नौकर ने सूचित किया, चोंगदार साहब आए हैं। गोलक ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अब काम धंधे में मन कहाँ लगता है, दिन रात काम, पैसा बहुत हो लिया। मैं किसे अपनी छाती फाड़ कर दिखाऊं कि कैसी प्रचंड ज्वाला धधक रही है। मधुसूदन, कब इस झंझट से मुक्त करोगे? फिर नौकर की ओर उन्मुख होकर वे बोले, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जा उसे भीतर आने को कह। ज्ञानदा उठ खड़ी हुई और जाने से पहले पूछने लगी, तो क्या सचमुच कुछ नहीं खाओगे? नहीं। ज्ञानदा बोली, पर्व है तो क्या हुआ, थोड़ा सा दूध, फल और गंगाजल लेने में कोई दोष नहीं। आप जल्दी से आइए, मैं सब कुछ तैयार करती हूँ। ये कहती हुई ज्ञानदा दरवाज़ा बंद करके चली गई। तो अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 2। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, भाग 3 मैं आपको कल सुनाऊंगी। और हाँ, आपसे ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।